हेलो फ्रेंड्स, आइए आपका एसएसडी क्लासेस में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में। तो प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बार बार, आज उनके बारे में हम लोग जानेंगे कि उसका आंसर क्या होगा और वही पढ़ेंगे। जितना समझाने की ज़रूरत पड़ेगा उतना हम समझा देंगे, बाकी बाद आप लोग खुद कोशिश कीजिएगा जवाब देने का। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट प्रश्न की ओर। तो आपके सामने फर्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? चलिए बताइए, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा अवतल दर्पण का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दूसरा नंबर बोल रहा है गोलीय दर्पण में फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? गोलीय दर्पण में फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि इनके बीच संबंध है F बराबर R/2। F बराबर R/2। देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है यदि किसी अवतल दर्पण का फोकस दूरी F एवं वक्रता त्रिज्या R हो तो इन दोनों के बीच संबंध क्या है, ये पूछ रहा है। तो अभी तुरंत बताएं F बराबर R/2। तो 3 नंबर का आंसर होगा ए। ठीक, F बराबर R/2। अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या R के मध्य संबंध होता है F बराबर R/2। फिर बढ़ते हैं। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है? आप लोग बनाए होंगे अवतल दर्पण, फिर वहाँ से जब इस तरह करके जैसे बनाए होंगे इस तरह, फिर यहाँ पहुँच देते हैं, यहाँ पहुँच देते। मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, तो इधर से किरण कोई आता होगा तो ये F होता होगा, ये और ये यहाँ C होता होगा। तो आपका जो ये आता होगा तो ये किससे गुजरता है? F से होकर गुजरता है। तो वही पूछ रहा है अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है? तो आपका आंसर क्या होगा? F से होकर गुजरती है। ठीक है, अब 5वां नंबर। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। तो दर्पण क्या होगा? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या समतल दर्पण या समतल एवं उत्तल। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो आपका आंसर आना चाहिए कि यह समतल दर्पण होगा। कौन दर्पण होगा? समतल दर्पण। समतल दर्पण में वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, बढ़ते हैं 6ठे नंबर की ओर। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3 या 4? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? बताइए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो आपका आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। और परावर्तन के कितने नियम हैं ये भी बता दीजिए। तो परावर्तन के भी 2 नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं और परावर्तन के भी 2 नियम हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता था? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आप लोग बनाते होंगे इस तरह चित्र। ये क्या है ये बताना है। तो इधर से जब कोई प्रकाश जाता होगा तो यहाँ से फिर विक्षेपित होकर यहाँ आता होगा और यहाँ से फिर इंद्रधनुष का जो निर्माण करता था। तो पूछ रहा है ये क्या है? तो ये क्या था ये जो बना है? तो वही बोल रहा है, तो इसे हम लोग प्रिज्म बोलते थे। तो बोल रहा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता था? तो आपका आंसर होगा प्रिज्म से। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेमी है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब R और फोकस दूरी, इन दोनों के बीच संबंध क्या था? F बराबर R/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? R की जगह R का मान 50, तो आंसर हो जाएगा 25 सेमी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका 9वां नंबर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है? इसका आंसर क्या होगा?
1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो इसका आंसर होगा 1.5 डी, मतलब 1.5 डी। डी मतलब होता है डायोप्टर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 1.5 डी होता है। ठीक है। 10 नंबर, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है, मतलब धनात्मक होती है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ होता है? निर्मात में, जल में, वायु में, कांच में। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो आपका आंसर होगा कांच में। कांच में प्रकाश का वेग बहुत न्यूनतम होता है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? किस पदार्थ से लेंस नहीं बनाया जाता है? जल से भी लेंस होता है, क्योंकि इसमें हमारा छिद्र दिखता है। कांच से भी लेंस बनाया जाता है, प्लास्टिक से भी। हमें मिट्टी से हम लोग लेंस नहीं बनाते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। किससे हम लोग लेंस नहीं बनाते हैं? तो मिट्टी से हम लोग लेंस नहीं बनाते हैं। पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब किस तरह होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, या दोनों होता है? मतलब सीधा भी होता है, उल्टा भी होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। तो काल्पनिक प्रतिबिंब किस तरह होता है? तो आपका आंसर होगा उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो कल्पना करते हैं, तो काल्पनिक प्रतिबिंब किस तरह होता है? उल्टा होता है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो किस दर्पण से वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? मतलब यदि वस्तु इतना बड़ा है तो उसका प्रतिबिंब जो प्राप्त होगा उससे छोटा प्राप्त होगा। तो किस दर्पण में इस तरह होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, या मन में सोचो। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा होता है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 4D क्षमता वाले, मतलब 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। अब 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो आपका आंसर क्या होगा? 25 cm। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसी उत्तल लेंस का फोकस 50 सेमी है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो ये 2D होगी, मतलब +2 डायोप्टर। अब किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? मतलब वस्तु यदि इतनी सा है तो उसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बनेगा। तो किस दर्पण से इस तरह का प्रतिबिंब बनता है? मान लो ये दर्पण है, तो किस दर्पण से उसका जो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस दर्पण से? अभी तुरंत आपने देखा कि यहाँ देखिए, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब पूछ रहा है किस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका उल्टा कौन हो गया? अवतल दर्पण। तो किससे बनेगा? तो आपका आंसर आना चाहिए किस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो आपका आंसर बिफोर बम्बई, आई मीन अवतल दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस होता है, मतलब 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस होता है। तो आपका आंसर होगा 30 cm। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 19 नंबर। 19 नंबर क्या बोल रहा है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? अभी तुरंत आगे बताएं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो जल्दी बताओ, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? यदि आप लोग वीडियो अच्छे से देख रहे होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा ब्राह्म प्रतिबिंब होता है, मतलब समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है तो किस तरह होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो किस तरह होता है प्रतिबिंब जो समतल दर्पण से बनता है?
ए दिया है वास्तविक, बी दिया है काल्पनिक, सी दिया है दोनों और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किस तरह होता है? काल्पनिक होता है। अब नेक्स्ट 21 नंबर, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। तो मान लो ये जो है ये मतलब सतह मतलब इधर हवा है, इधर क्या है? हवा, इधर कांच। जब प्रकाश किरण यहाँ से जाता है तो वह थोड़ा इधर झुक जाता है, ठीक है। ये होता है मेरा तो किस तरह किधर झुक जाता है? अभिलंब। ये हो गया अभिलंब। तो किसकी ओर झुकता है? तो अभिलंब की ओर। तो क्या बोल रहा है? जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। तो किसकी ओर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, मतलब अभिलंब के निकट आ जाती है, ठीक है। मतलब 21 नंबर का आंसर होगा बी। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्या बोल रहा है? किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है तो वो कौन दर्पण होगा जिससे आप कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब इस तरह हो तो वो दर्पण के बाद भी आपका प्रतिबिंब इसी तरह दिखाई दे। कौन से दर्पण में आपका प्रतिबिंब इस तरह होगा? संभवतः बोल रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा या तो समतल दर्पण होगा या तो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है और समतल दर्पण में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो केवल हम समतल नहीं बोल सकते हैं और केवल उत्तल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है? फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्य होता है। फोटोग्राफिक कैमरा का जो अभिदृश्य होता है वो क्या होता है? तो आपका आंसर जो फोटोग्राफी में जो लेंस लगाया जाता है वो किस तरह का लेंस होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण? वो दर्पण होता है या लेंस होता है? तो पहले बता दो तो वो लेंस होता है। और किस तरह का लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है या फिर अवतल लेंस होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? उत्तल लेंस होता है। जो फोटो कैमरा होता है, कैमरा में जो लेंस लगाया जाता है तो किस तरह का लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है उसमें। तो किस तरह का लेंस होता है? उत्तल लेंस। आई मीन ए फॉर अहमदाबाद। चलिए अब क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू, इतना ही आज के लिए। बाय बाय। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना ताकि हम इससे बड़ा वीडियो बना सकें। इसे अभी 15 मिनट से ज़्यादा बड़ा वीडियो हम अपलोड नहीं कर सकते हैं। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ।